हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है कर रहे थे आपका पॉलिटी का 500 MCQ का, है ना, पार्ट 1 हो चुका है। हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। आज हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इसका फ्री PDF 500 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तो परसों नरसों 2-3 दिन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके PDF को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों 25 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे, ठीक है। तो पढ़िए, एक तरफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, दूसरी तरफ हिंदी में। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बोला भारत की विदेश नीति के उद्देश्य से। तो क्या है भारत का विदेश नीति का उद्देश्य, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। बोला इट एम्स टू स्ट्रेंथन इंडिया इंटरनेशनल कैंपेन अगेंस्ट टेररिज्म। बोला आतंकवाद के मतलब खिलाफ भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान को मजबूत करना है। दूसरा, इट एम्स फॉर इंडिया टू स्टैब्लिश हरसेल्फ एज बिग ब्रदर इन साउथ ईस्टर्न रीजन। भारत बोल रहा है इसे के थ्रू जो है बिग ब्रदर को दक्षिण एशिया में अपना स्थापित करना चाहता है। बोल रहा है इट एम्स टू रिफॉर्म एंड स्ट्रक्चर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू मेंटेन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। बोल रहा है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार चाहता है। और बोल रहा है इट एम्स एट इस्टेब्लिशिंग इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर पावर एट इंटरनेशनल लेवल। बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को एक मजबूत परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करना है। ये बताइए दोस्तों, क्या भारत का लक्ष्य बिग ब्रदर का है? बिग ब्रदर मतलब समझते हैं, मतलब वो दिखाना चाहता है कि हम बड़ा भाई हैं, मतलब अपने को थोड़ा वर्चस्व दिखाना चाहता है। नहीं, भारत का ये लक्ष्य नहीं। भारत लक्ष्य है कि अपने जो साउथ ईस्ट एशिया छोटे छोटे देश हैं उनको साथ में मिल बैठ के बात करना। ये नहीं कि बड़ा भाई जैसे ऊपर से थोपता है छोटे भाई भी ये करो वो करो, ऐसा नहीं है दिखाना, ठीक है। ये दूसरा हमारा गलत है दोस्तों। जैसे ही दूसरा गलत हुआ हमारा ये, और ये जो है चला गया क्यों सही पूछा है तो करेक्ट क्या है दोस्तों? दूसरा तो है नहीं, तो दूसरा कट गया। 3, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा, और दोनों ऑप्शन में 1 भी है और 3 भी है, मतलब 1 और 3 को हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों सही है। पढ़ लीजिए। आतंकवाद के अगेंस्ट भारत बात करता है, एकदम सही। और फिर बोला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा इंडिया में जो है मुद्दा उठाता है कि सुधार होना चाहिए और नए नए सदस्यों को जो है बनाना चाहिए परमानेंट मेंबर, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मात्र 5 मेंबर है, ठीक है, जिसको P5 बोलते हैं, ठीक है। और बाकी लोगों को देश को उतना पावर नहीं है ना, तो भारत चाहता है कि उसमें सुधार होना, ये भी ठीक है। क्या भारत न्यूक्लियर मजबूत शक्ति के रूप में उभरना चाहता है दोस्तों? सबसे वो ही बोल रहा है सबसे मजबूत। देखिए मजबूत शक्ति में उभरना है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं। भारत चाहता है कि भैया विश्व में शांति रहे, इसलिए इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। हम कभी भी न्यूक्लियर पावर जो है वैसे देश के खिलाफ यूज नहीं करते हैं जो गैर न्यूक्लियर है ना। और ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि न्यूक्लियर का प्रयोग बहुत कम हो, है कि नहीं, और सिविलियन पर्पज़ के लिए हो, नागरिक पर्पज़ के, ना कि मतलब अटैक करने के लिए। तो ये हमारा गलत होगा दोस्तों, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3, ठीक है, क्योंकि चौथा हमारा गलत है। समझ में आ गया? इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बोला भारत सरकार द्वारा बोला विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिफरेंस टू द टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोला भारत जब टेरिटरी एक्वायर करता है, अधिकृत क्षेत्र को करता है, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू इनेबल इंडिया टू एक्वायर एनी टेरिटरीज। बोला कि भारत को अगर एक्वायर करना है बाहर से कोई टेरिटरी, मान लो ये इंडिया है दोस्तों, अगर मेरा ये इंडिया है, यहाँ से कोई एरिया बाहर अंदर लाना है, तो बोला उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगा। एकदम गलत है दोस्तों, संविधान संशोधन की जरूरत पड़ता ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल 2 के अंदर जो है हम बाहर से कोई भी राज्य को जो है या कोई भी देश को अधिकृत कर सकते हैं, कोई भी क्षेत्र को, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। फिर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी डी इफेक्टो अप्लाइज टू द एक्वायर्ड टेरिटरी। बोल रहा है जो भी एरिया हम बाहर से एक्वायर करते हैं तो उसमें कौन सा प्रावधान लगता है, तो उसमें यूनियन टेरिटरी का जो भी प्रावधान है वो सब लगेगा, क्योंकि वो केंद्र द्वारा शासित प्रदेश माने जाएंगे दोस्तों, जब तक उसको राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है। तो ये हमारा सही है और पहला गलत है। कौन सा सही है पूछा है तो सिर्फ 2 ही होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल 2 है या 3 है? 2 में क्या करते हैं, बाहर से कोई राज्य को या कोई क्षेत्र को हम लोग अधिकृत करते हैं, और आर्टिकल 3 में क्या करते हैं, अंदर से ही कोई क्षेत्र को रीऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। सॉरी 27 तो हो गया ना हमारा, 28 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। बोला विथ रेफरेंस टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में हम लोग को विचार करना है। अनलाइक इन यूनियन टेरिटरी स्टेट्स इन इंडिया शेयर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर। बोल रहा है केंद्र शासित के विपरीत भारत में राज्य केंद्र के साथ शक्ति का वितरण करते हैं। सही बात है, शक्ति का वितरण तो करता ही है। यूनियन टेरिटरी को कोई उतना पावर नहीं होता, क्योंकि पूरा पावर किसके अंदर में होता है, केंद्र के अंदर में होता है, केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन बाकी जो राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र, जितने भी राज्य हैं, सब पावर का शेयर करता है सेंटर के साथ। कैसे?
कि हमारा अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन है, राज्यों का अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्यों के पास अपना सीएम होता है, राज्यों के पास अपना हाई कोर्ट होता है। तो अब देखो कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है, पीएम है, इलेक्शन कमीशन है, नेशनल लेवल पे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, उसी तरह स्टेट पे भी ये सब बॉडी है। मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेंटर में और राज्य में। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब शक्ति का जो है हम लोग साझा कर रहा है, राज्य साझा कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में होता है क्या? केंद्र शासित प्रदेश में ना तो उसका सीएम होता है, सीएम भी होता है तो बहुत कंट्रोल होता है ना। तो ये हमारा एकदम सही है दोस्तों। ठीक, अगला देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ बोथ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। क्या भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्यों का और यूनियन टेरिटरी का भी एग्जीक्यूटिव हेड होता है? नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि गवर्नर का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? राज्य का गवर्नर कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। ठीक, बोला देयर नो यूनियन टेरिटरी लार्जर इन साइज देन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। बोला भारत में कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जो भारत के राज्यों से बराबर है, ये बड़ा है। देखिए दोस्तों, पहले नहीं था, लेकिन लद्दाख बन गया तो लद्दाख बराबर बड़ा है कि पंजाब से भी बड़ा है, हिमाचल प्रदेश से बड़ा, यहाँ तक उत्तराखंड से भी लद्दाख बड़ा है। तो ऐसा पहले नहीं था, हो सकता था पहले नहीं होगा, लेकिन लद्दाख बनने के बाद जब जम्मू कश्मीर को हम लोग 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो जो है लद्दाख जो है बहुत बड़ा हो गया, यहाँ तक जम्मू कश्मीर भी बहुत बड़ा है ना। तो ये हमारा क्या है? गलत है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो है दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। हमसे पूछा है करेक्ट, तो कौन सा सही है दोस्तों? केवल एक। आंसर क्या होगा? सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बोला विथ रेफरेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत में सहकारी समितियों के संदर्भ में हम लोग को विचार करना है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है सहकारी समितियों को अनुच्छेद 43B के तहत जो हम लोग बढ़ावा देते हैं। फिर बोल रहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। बोल रहा है संविधान के समवर्तित सूची में सहकारी समिति है दोस्तों। तो आपको पता है 43B में तो ये है, इसमें कोई डाउट नहीं, सहकारी समिति उसमें है। ठीक, अच्छा ये बताइए आर्टिकल 39B में क्या है और आर्टिकल 42 में क्या है, ये सब बताइए कि अनुच्छेद 39B और 42 में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति है दोस्तों, वो राज्य सूची में आता है, ना कि समवर्ती सूची में, स्टेट लिस्ट में आता है। ये हमारा गलत होगा दोस्तों, तो हमें सही की तरफ जाएंगे। कौन सा सही है दोस्तों? 29 का ए। ठीक है, तो याद रखिएगा सहकारी समिति स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है, ना कि आपका समवर्ती सूची में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू वन ओशियन समिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन ओशियन समिट के बारे में जनरली क्या होता है इसमें जो है कोई भी जब ऑर्गेनाइज होता है तो उसका यूपीएससी ज़्यादातर चांसेस है कि गलत देता है कि कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये मैं आपको बताया हूँ पहले, है ना। तो समिट वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाय इंडिया इन कॉपरेशन वर्ल्ड ओशियन काउंसिल। बोल रहा हाल ही में जो भारत द्वारा विश्व महासागर परिषद के सहयोग से ऑर्गेनाइज किया गया। अब अगर आपको पता है तो सही मारिए, अगर पता है कि हाँ सही में इंडिया की, अगर नहीं पता है तो आप गेस कर सकते हैं और इसको गलत मार सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है गलत देता है अपना संस्था का नाम। ठीक, उसके बाद पहला गलत है मेरा, तो ये और ये चला गया। इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमको जो है दूसरा दोनों में है, मतलब सेकंड जो है हमको सही मानना पड़ेगा। और वैसे भी पढ़िए क्या बोल रहा है, अटेम्प्ट्स टू मोबिलाइज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टेक टेंजिबल एक्शन टुवर्ड्स प्रिजर्विंग सस्टेनेबल ओशियन इकोसिस्टम। तो सही है, नाम ही है इसका वन ओशियन, मतलब ओशियन को, समुद्र को बचाने की बात बोल रहा होगा। तो अस्थायी महासागर पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण की दिशा में ठोस कार्रवाई करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जुटाना है। ठीक है, सही बात है, एकदम अच्छा बात है। बोला इन दिस Summit, India proposed an initiative for a high ambition coalition on biodiversity beyond national jurisdiction। बोला इस समिट में भारत ने रखा था प्रपोजल। देखिए दोस्तों, ये ऑर्गेनाइज कौन किया? फ्रांस। तो प्रपोजल कौन रखेगा? ज़्यादातर चांस है फ्रांस, क्योंकि इंडिया नहीं किया था। इंडिया अगर नहीं किया तो इंडिया क्यों रखेगा प्रपोजल, है ना। ज़्यादातर चांसेस से कौन रखता है, और अगर इंडिया नाम रखेगा तो इंडिया हिंदी वाला नाम रखता है, ऐसे हाई एम्बिशन नहीं। इंडिया नाम रख देगा जैसे पंचामृत, इंडिया नाम रख देगा त्रिधन, मतलब मैं कहने का बता रहा हूँ, हिंदी वाला नाम रखेगा, अंग्रेजी का नाम नहीं रखेगा, है ना। तो ये हमारा गलत है, बात समझ में आ रहा है। तो नाम से ही भी आप बनाना कोशिश करोगे बनाने का, कि इंडिया अगर नाम रखेगा तो ज़्यादा चांसेस है वो हिंदी में रखेगा, जैसे गगनयान है, मंगलयान है, समुद्रयान है ना। पंचामृत का कॉन्सेप्ट इंडिया दिया था, है ना। तो ये सब जो है हिंदी नाम है। बाकी देश जो है अपना अपना, जापान रखेगा तो जापान अपना जो है जापानीज नाम रखेगा, चाइनीज नाम रखेगा, अमेरिका ब्रिटेन है तो वो सब रखेगा, फ्रांस है तो फ्रेंच का नाम रखेगा, चाहे अपना जो है वो रखेगा, है ना, इंग्लिश वाला नाम। तो हमारा सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि तीसरा हमने गलत कर दिया। कौन सा सही है दोस्तों? तो गोला करके मार दीजिए, बी। 30 का होगा बी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। What are the government enacted
बोला सरकार ने इनेक्ट किया है द पेसा पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल 1996 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव। बोला 1996 में जब भारत ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार का अधिनियम अपनाया, क्या मकसद था कि अनुसूचित एरिया में, अनुसूचित मतलब 5th शेड्यूल वाले एरिया में, 5th शेड्यूल में कितने राज्य हैं दोस्तों, लगभग 10 के आसपास, तो उन राज्यों में पंचायत को विस्तार करने के लिए पेशा को लाया गया था। ठीक है, क्या मकसद था कि स्वायत्ता को प्रदान करना, सेल्फ गवर्नमेंट को, एकदम सही है। वहाँ जो भी ट्राइबल्स हैं उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करना, ये सही है। फिर बोल रहा है कि क्रिएट ऑटोनोमस रीजन, स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण नहीं करना दोस्तों, उसको स्वायत्त देना। ये नहीं कि भाई कुछ एरिया को राज्य में ये वाले को स्वायत्त घोषित करते कि वो अपने हिसाब से जो बुझाएगा वो करेगा, नहीं, हम एरिया नहीं बना रहे, लेकिन उसको पावर जरूर देंगे ताकि वो स्वायत्त ढंग से काम कर पाए। बात समझ में आए? तो स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण नहीं करना है हम लोग का, क्या निर्माण करना है, उसको पावर देंगे। ठीक है, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, सही बात है, शोषण से उनको जो है मुक्त करना। और वैसे भी देखिएगा उसको अधिकार को देंगे आप, ट्रेडिशनल राइट्स को दे देंगे तो ऑटोमेटिकली शोषण से मुक्त हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं बी और डी लिंक है और कहीं ना कहीं ए भी उससे लिंक है, क्योंकि हम उसको अधिकार को मान्यता देख रहे हैं, सेल्फ गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो क्या नहीं होगा, ऑटोनोमस क्षेत्र का निर्माण करना नहीं है, इसलिए यही हमारा गलत है, क्योंकि पूछा है कि नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है। ठीक, सही है। चलिए आगे देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस रिलेटेड टू रीजनल लैंग्वेजेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोला क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में हम लोग को प्रावधान के बारे में विचार करना है। बोला द गवर्नर विथ प्रेसिडेंट कंसेंट कैन अडॉप्ट एनी लैंग्वेज एज अ स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इवन इफ इट इज आउटसाइड द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोला राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से किसी भी भाषा को राज्य की राजभाषा के रूप में अपना सकता है, भले ही वह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से बाहर है। अगला, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन अडॉप्ट एनी नंबर ऑफ लेजिस्लेचर फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट। बोला राज्य की विधायिका राज्य के आधिकारिक उद्देश्य के लिए कितनी भी भाषाओं को अपना सकती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, गवर्नर को थोड़ी ना पावर है भैया कि वो अडॉप्ट कर लेगा। गवर्नर हाँ सलाह को मान सकता है, ये जो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर का है। कि मान लो झारखंड है, अब झारखंड चाहता है यार अपना भाषा हम कुछ रखेंगे जो ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उसको है कि 8th जो हमारा 8th शेड्यूल है दोस्तों, 8वीं अनुसूची, उसमें 22 भाषा का उल्लेख है। ठीक, तो या तो वो 22 भाषा से कोई एक भाषा चुन ले या अपने से कोई और भाषा भी चुन सकता है, लेकिन उसका विधानसभा पास करेगा तब कि हमको जो है ये वाला भाषा चाहिए। ठीक है, इसमें गवर्नर का राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारा गलत है दोस्तों। और इसे भी देखिए राष्ट्रपति थोड़ी अपना सकता है, राष्ट्रपति हाँ स्वीकार कर सकता है, इस टाइप का अगर कुछ कथन होता तो हम विचार भी करते, लेकिन जो बोला राष्ट्रपति राज्यपाल को ही पावर है, राज्यपाल को पावर नहीं, राज्यपाल सलाह को मान सकता है ऐसा। ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा सही है, क्योंकि जो है विधायिका होती है राज्य की विधानसभा, वो जो है अपना सकती है। तो कौन सा करेक्ट है दोस्तों, सिर्फ 2। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बोल रहा बहु विथ रिस्पेक्ट टू द बोर्ड ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा बहु राज्य सहकारी समितियों के बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक से अधिक राज्यों में काम करता है। ऊपर हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया है दोस्तों। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन किए। एक तो पहले वाला किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आपका स्टेट लिस्ट में आता है, और इससे पहले भी एक किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन होता है उसका चेयरमैन, ये सब हम लोग किए थे, है ना। चलिए, तो बोल रहा है कि ए मिनिस्टर इन द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, बोल रहा है केंद्र या राज्य की सरकार के किसी मंत्री को बोर्ड का अध्यक्ष चुना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, बहु राज्य सहकारी समिति। तो उसका जो अध्यक्ष होता है ना बोर्ड का, उसका कोई मंत्री नहीं होता है, चाहे वो केंद्र सरकार का मंत्री हो या राज्य सरकार का मंत्री, उसको हम लोग चेयरपर्सन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला गलत है। ठीक है, वो समझ में आए। उसके बाद द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू सच ए बोर्ड इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बताइए दोस्तों, कहीं भी आपने पढ़ा है क्या कि इलेक्शन जो कोऑपरेटिव बोर्ड है उसका इलेक्शन ये कराता है? कहीं भी लिखा हुआ है? नहीं। तो मानिए ना, इसको गलत मारिए। क्या आपको लग रहा है? जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं भैया, अभी अपने इलेक्शन कमीशन कितना पढ़ा है, कहीं भी उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जिक्र है? नहीं है ना, तो दूसरा काटिए। फिर बोल रहा है कि ए पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू होल्ड द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ मोर देन 2 सच बोर्ड्स। देखिए, अगर पहला दूसरा गलत है तो ये और ये गलत चला गया मेरा, ये भी चला गया, तो डायरेक्ट मेरा आंसर निकल गया 3। इसका मतलब सही है कि कोई भी आदमी जो है मात्र 2 से अधिक बार जो है उसका बोर्ड का हेड नहीं बन सकता है। ठीक, तो ये हमारा सही। तो कौन सा सही है दोस्तों? सिर्फ 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। बोला भारत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिफरेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बोला बिफोर इंडिपेंडेंस दादरा एंड नगर हवेली व रूल्ड बाय फ्रांस। और आज़ादी से पहले दादरा और नगर हवेली फ्रांसियों का था। दोस्तों आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, उसका मैंने क्रॉस कोर्स करवाया आपको, टोटल 7 लेक्चर आए। कहीं भी मैंने बताया आपको दादरा नगर हवेली फ्रांस के अंदर में थे? नहीं बताया था। पौंडीचेरी ये सब था, दादरा नगर हवेली दमन दीव सब किसके अंदर में था? ये सब अंदर पुर्तगालियों के अंदर में था, फ्रांसियों के अंदर में दोस्तों ये नहीं था, तो ये हमारा कट गया। अगला देखते हैं, ए रेगुलेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट कैन रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आगे पढ़ते हैं, यहाँ देखिए बोल रहा है रेगुलेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट कैन रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। बोला लक्षद्वीप के संदर्भ में अगर कोई भी संसद के द्वारा बनाए गए अगर कोई भी कानून होता है उसको राष्ट्रपति जो है निरस्त कर सकता है, ठीक है, हमारा ये है, ठीक। अगला है द प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द अंडमान निकोबार दिल्ली एंड दमन एंड दीव। बोल रहा है राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिल्ली और दमन और दीव की शांति और प्रगति के लिए अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट बना सकता है, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव ये सब के लिए बना सकता है, लक्षद्वीप के लिए बना सकता है। किसी के लिए? अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली जो अब एक हो गया है ना, और उसके बाद लक्षद्वीप। इसके लिए राष्ट्रपति चाहेगा तो बना सकता है अच्छे सरकार के लिए, लेकिन दिल्ली के नहीं है इसमें, तो ये हमारा गलत है। तो तीसरा गलत है, तो हमारा ये और ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। और पहला मैंने काट दिया, ये भी काट दिया, ठीक। तो क्या बचा दोस्तों? सिर्फ बी, मतलब राष्ट्रपति जो है लक्षद्वीप के लिए भी कोई कानून को निरस्त कर सकता है अगर वो संसद के द्वारा बनाया गया है तो। बात समझ में आ रहा है? मतलब क्या क्या इससे आपको याद कर लेना है कि राष्ट्रपति जो है अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन लक्षद्वीप के लिए गुड गवर्नेंस के लिए कानून बना सकता है, और लक्षद्वीप के लिए स्पेशल केस है कि वो उसका कोई भी कानून है अगर लक्षद्वीप में लागू हो रहा है और उससे उसको जो है चेंज करना है या उसको निरस्त कर सकता है, ठीक है। और दादरा नगर हवेली दमन दीव किसके अंदर में? पुर्तगाली के अंदर में, ठीक। आप याद हो गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंट प्लेज मेड बाय द P5 मेंबर अहेड ऑफ ए रिव्यू ऑफ द NPT 1970। बोल रहा है अप्रसार संधि दोस्तों हुआ था 1970 में, आपको पता है, जहाँ पे देशों ने जो है एग्रीमेंट किया था कि हम जो है न्यूक्लियर का जो एक्सपेंशन है हम लोग न्यूक्लियर हथियार को बहुत कम रखेंगे, ठीक है। तो उसके संदर्भ में दोस्तों कथन है, बोला इट एडवोकेटेड फॉर एन अर्ली रिजोल्यूशन फॉर टाइम बाउंड यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। बोल रहा है इसने समयबद्ध सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए शीघ्र समाधान की वकालत की। दोस्तों कभी भी जो P5 देश होंगे, P5 मतलब UK, US, ठीक है, और क्या है फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया, कभी भी ये लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग परमाणु निशस्त्रीकरण करना, वो भी सार्वभौमिक, कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। ये अपना थोड़ी ना बोलेगा भैया कि हम भी हटाएंगे, ये जो आप चाहता है कि हम मेरा पावर रहे बाकी देश हटा दे, तो यूनिवर्सल की वकालत ये कभी नहीं करेगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है इट एम्फेसाइज ऑन एडॉप्टिंग मल्टीलेटरल डिप्लोमेटिक अप्रोचेस टू अवॉइड मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। बोल रहा है सैन्य टकराव से बचने के लिए ये जो कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। ये हो सकता है दोस्तों क्योंकि रशिया यूक्रेन में जो है युद्ध चल रहा है, तो ये हो सकता है कि ये लोग जो है बात उत किए होंगे, है ना। तो ये हमारा लॉजिक के अनुसार सही लग रहा है। अगला देखते हैं, इट एम्स टू क्रिएट ए न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ एटॉमिक टेक्नोलॉजी। और एक नया जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात बोला, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कभी भी बोलेगा दोस्तों ये नहीं, इंडिया बार बार बोल रहा है कि भैया इसको रिफॉर्म करो, कुछ नया चीज़ बनाओ, नहीं बोल रहा है नहीं करेंगे, तो अभी क्यों अपने मन से रखेगा, ये भी हमारा गलत है, ठीक। वो भी देखिए प्रतिज्ञा ले रहा है, प्रतिज्ञा लेगा ये सब कि हम हथियार के बनाने के कंट्रोल करने के नियंत्रण की एक संस्था बनाएंगे, कभी नहीं बोलेगा, है ना। बोला इट अर्ज्ड ऑल द UN मेंबर टू साइन एंड रेटिफाई। सभी UN मेंबर को बोलेगा क्या, इंडिया ये P5 में भी ये लोग आ जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस के सभी सदस्य P5 भी तो आ जाएगा, कभी ये बोलेगा क्या, कभी नहीं बोलेगा, तो ये भी हमारा गलत है। क्या होगा दोस्तों सही? सिर्फ हो जाएगा हमारा सही जो है D वाला, बाकी 3 को क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया, तो सही क्या होगा, तो खाली B वाला, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। और विथ रेफरेंस टू स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिल्ली के विशेष प्रावधान के बारे में हम लोग को क्वेश्चन है। फर्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फिक्स्ड एट 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और मंत्रिपरिषद की जो शक्ति है दोस्तों वो कितना है, टोटल विधानसभा की जो है 10% है, मतलब जितने भी विधानसभा में सदस्य होंगे उसका 10% ही मंत्री बन पाएगा, ठीक है। तो पढ़ा भी होगा आपने, ये एकदम सही है, क्योंकि 69 जो संविधान संशोधन हुआ था 69वां 1900 का हुआ था 1951 में, उसमें दिल्ली को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला दोस्तों, ठीक है। उसमें NCT दिल्ली वाला नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का निर्माण हुआ। उसमें बोला कि दिल्ली का जो भी वो होगा सीट होगा वो कितना होगा दोस्तों, आपका
जो है 10%, मतलब 70 सीट उसको दिया गया और टोटल विधानसभा में 70 का 10% कितना होगा 7, तो दिल्ली में मात्र 7 मंत्री हो सकते हैं, ये एकदम सही है। फिर बोल रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एम्पावर्ड टू प्रमोट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द असेंबली। बोल रहा है उपराज्यपाल को विधानसभा के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का आदेश है। सही बात है, उपराज्यपाल को तो अधिकार तो होगा ही नहीं, तो किसको होगा, है ना, क्योंकि उपराज्यपाल ही दिल्ली का जो है होता है, उसी के साइन करता है तभी जो है कोई कानून जो है एक्ट कोई भी बिल जो है कानून बनता है। तो अगर मान लो विधानसभा दिल्ली की मीटिंग में नहीं है, रिसेस में, छुट्टी में, अवकाश पे, तो कायदा कानूनों का बनाना होगा तो राज्यपाल को पावर तो होना चाहिए ना भैया। तो ये हमारा सही है, तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है, मतलब ये हमारा सही है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 1 और 2 है, मतलब तीसरा जो ऑटोमेटिकली गलत हो गया है ना। अब क्यों गलत है देखिए, बोला इन द केस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन बिटवीन द एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रिवेल्स। बोल रहा है उपराज्यपाल और उनकी मंत्रिपरिषद के बीच में अगर दोस्तों मतभेद होता है तो मंत्रिपरिषद का निर्मल प्रबल होता है। नहीं दोस्तों, किसका निर्मल प्रबल होता है, उपराज्यपाल। मतलब कोई भी मैटर है, मान लो कोई मैटर एक्स है, इस पर दोनों को डिस्प्यूट हो गया, एक तरफ एलजी है, एक तरफ दिल्ली की गवर्नमेंट है, तो किसका डिसीजन सर्वमान्य होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल का, ठीक है। तो ये हमारा गलत है दोस्तों, ठीक। तो आंसर क्या होगा, कौन सा सही है पूछा है, केवल ए, मतलब 1 और 2, ठीक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बोल रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स मैंडेटरी रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। बोल रहा है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस निकाय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए अनिवार्य आरक्षण, मतलब होना ही होना है, निर्धारित करता है, ठीक है। लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, ऑल द 3 लेवल्स ऑफ पंचायत बॉडी के सभी स्तर पर, और चेयरपर्सन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्ष के रूप में, ठीक। देखिए दोस्तों, ये बताइए शहरी स्थानीय निकाय आप लोग के घर तरफ होगा ना, चेयरपर्सन होगा, उसका मेयर होगा। तो ये बताइए मेयर वेयर को कभी आपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का देखा है? अगर होता भैया तो उस एरिया में कहीं ना कहीं तो होता ना, कभी भी सुना है क्या? नहीं सुना है, तो ये क्यों होगा? इसका मतलब 5वां नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन 5वां गया, ठीक। अब देखिए राज्यसभा में देखिए अगर लोकसभा होगा तो लोकसभा ही जैसा विधानसभा होता है, बस लोकसभा होता है केंद्र पे और राज्यसभा विधान पे होता है, मतलब पहला और तीसरा साथ साथ होगा। किस ऑप्शन ने पहला तीसरा साथ साथ दिया है? ठीक है, ए और बी में, इसमें पहला दिया है और तीसरा साथ साथ, पहला तीसरा साथ साथ। अब चेक करना है 2 होगा कि 4 होगा। ये बताइए राज्यसभा में कहीं भी आपने पढ़ा है दोस्तों कि राज्यसभा में जो है SC ST के सीट रिजर्व होता है? नहीं। वहाँ कैसे होता है, वहाँ राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? जिस तरह से विधानसभा में जो इलेक्टेड MP होते हैं दोस्तों, MLA जो विधानसभा विधायक होता है वही चुनता है। तो राज्यसभा में भैया कोई सीट रिजर्व नहीं है SC ST के लिए, बात समझ में आ रहा है? तो दूसरा नहीं होगा। तो जैसे ही दूसरा नहीं होगा तो ये ऑप्शन हमारा चला गया दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो क्या बचा? 1 1 3 4 1 3 एंड 4, क्या होगा? बी। इसका मतलब लोकसभा में, विधानसभा में और जो लोकल बॉडीज है, ठीक है, पंचायत लोकल बॉडीज है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये जो तीनों है, तीनों जगह क्या है सीट रिजर्व है SC ST के लिए। जो चेयरपर्सन होता है उसके लिए सीट रिजर्व नहीं है SC ST के लिए, ठीक है, वो छोड़ दिया गया है विधानसभा पे। तो विधानसभा अगर चाहेगा तो SC ST के लिए सीट रिजर्व कर सकेगा। और भी विधानसभा को पावर है कि अगर OBC के लिए सीट रिजर्व करना है तो वो कर सकता है, SC ST के लिए सीट रिजर्व करना है चेयरपर्सन के लिए तो वो कर सकता है। याद रखिएगा SC ST के लिए पंचायत में सीट रिजर्व है, लेकिन अगर चेयरपर्सन बनाना है अर्बन लोकल बॉडी का तो उसमें सीट रिजर्व नहीं है, वो विधानसभा पर छोड़ दिया गया है कि OBC के लिए सीट अगर रिजर्व करना है या चेयरपर्सन के लिए अगर SC ST के लिए करना है तो वो कर सकता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। बात समझ में आ रहा है? चलिए 37 का बी होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ के नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मतलब जो यूनियन का कंट्रोल होता है शेड्यूल्ड एरिया पे, शेड्यूल्ड एरिया मतलब कौन सा शेड्यूल एरिया? शेड्यूल 5। और शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के बारे में हम लोग का कथन है। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट मस्ट अपॉइंट ए कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। अगला है द्वारा संविधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट करने के लिए पार्लियामेंट एक कमीशन का जो है अपॉइंट कर सकता है दोस्तों। अब बताइए पार्लियामेंट क्या है? एक विधायिका बॉडी है ना, कानून बनाना इसका काम है। क्या इसको अपॉइंटमेंट करने का काम है? कहीं भी आपने देखा है क्या कि इसको पार्लियामेंट अपॉइंट किया है? नहीं करता है।
पार्लियामेंट उसको हटाता ज़रूर है, लेकिन रिपोर्ट को पढ़ता है, कानून बनाता है। तो पार्लियामेंट का ये काम नहीं है कि कमीशन बनाना। वैसे भी देखिए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ये सब बनता है, या और भी कुछ कमेटी बनता है। कौन बनाता है दोस्तों? उसको बनाता है आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनाता है। ठीक, तो हमारा पहला गलत होगा। ठीक है, जैसे ही पहला गलत हुआ तो हमारा ये और ये गलत हो गया, क्योंकि हमें पूछा है सही, कौन सा सही है, तो पहला तो सही नहीं है, तो ये दोनों हमारा ऑप्शन चला गया। ठीक, अब देखते हैं, मतलब अब इसमें देखिए दूसरा दोनों में, मतलब दूसरा सही है, मतलब दूसरा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेंगे। बोला यूनियन हैज़ अ एग्जीक्यूटिव पावर टू गिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। सही बात है, केंद्र सरकार को पावर तो रहेगा ही भैया कि जो अनुसूचित जाति है उसके कल्याण के लिए जो है स्टेप उठाइए, डायरेक्शन दे सकती है। क्योंकि भारत में जो है यूनिटरी गवर्नमेंट है, मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है, भारत में फेडरली गवर्नमेंट है, लेकिन पावर जो है सेंटर को ज़्यादा है, तो डायरेक्शन भी वो दे सकता है। ठीक, ये हमारा सही है। अगला, फर्स्ट कमीशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाज अपॉइंटेड अंडर डी.बी. कलेलकर। ठीक है, तो डी.बी. कलेलकर के अंदर जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बनाया गया था कमीशन, ऐसा बोल रहा है। दोस्तों कलेलकर अगर आपने पढ़ा है तो कलेलकर भैया ओबीसी के लिए बनाया गया है, ये कलेलकर उसके लिए नहीं बनाया गया था। बात समझ में आ रहा है ना? कलेलकर किसके लिए बनाया गया था बाबा? आपने कलेक्टर कमेटी भी सुना होगा, किसके लिए? ओबीसी के लिए। ये फर्स्ट ओबीसी कमीशन है, दूसरा मंडल कमीशन है। बात समझ में आ रहा है? तो ओबीसी के लिए बनाया गया था कलेक्टर, तो ये हमारा नहीं होगा। जो एसटी के लिए बनाया गया था दोस्तों, उसका नाम था, कौन सा कमेटी था? देवर कमेटी। क्या नाम था? देवर। ठीक है, देवर कमेटी। ठीक, तो देवर मतलब फुल क्या है? DEBHAR, देवर, देवर बोलते हैं या देहवर बोलते हैं। ठीक है, जो भी है स्पेलिंग है ऐसे देखिएगा, DHEBAR या देहवर समिति बना था दोस्तों 1960-61 में। किसके लिए बना था? आपका एसटी के लिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए, और ये पहला कमीशन है दोस्तों। ठीक, तो कलेक्टर कमेटी नहीं था, कलेक्टर किसके लिए था? बैकवर्ड क्लास या मंडल कमीशन। तो तुम्हारा तीसरा गलत होगा, तो सिर्फ हमारा एक ही सही है, बी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, पढ़िए क्वेश्चन, ऑफ लैंग्वेज आर इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोले 8वीं अनुसूची में कौन सा जो है भाषा उल्लेख है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था कि कितने भाषा उल्लेख है 8वीं अनुसूची में? टोटल 22। ठीक है, अच्छा शुरू में कितना उल्लेख था? कितना था शुरू में बताइए? तो शुरू में था आपका 14। कितना था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? कितना था? 14। उसके बाद 8 ऐड किया गया। ठीक है, तो ऐड करने के लिए 3 संविधान संशोधन हुआ। थोड़ा याद करना बहुत आसान है, 21, 71 और 92। अगर देखेंगे 21 और 71 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 92 आ जाएगा। जोड़िए। ठीक है, तो 21 में जो ऐड हुआ था दोस्तों उसका नाम था सिंधी। सिंधी भाषा ऐड हुआ था 8 शेड्यूल में 1967 में। ठीक है, 71 में ऐड हुआ KMN, कोकन, मणिपुरी और नेपाली। कोकन, मणिपुरी और नेपाली। तो 14 और ये 15 हो गया, 15 3 18। अब 4 और है, तो 4 और क्या क्या हुआ था? बदमाश। मैंने याद किया बदमाश या बोडमास। तो BODMAS। क्या है? BO मतलब बोड़ो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। ये 4 भाषा जो है दोस्तों ऐड हुआ था कब? 92 में। तो 21 में ऐड हुआ था 21वां संविधान संशोधन से 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक्ट हुआ था सिंधी। 71 से हुआ था KMN, कोकनी, मैथिली और कोकनी, मणिपुरी और नेपाली। और 92 से ऐड हुआ था बोडमास या बदमाश। तो BO से बोड़ो, D से डोगरी, MA से मैथिली और S से संथाली। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब देखिए, अब पढ़िए क्वेश्चन, अब बनेगा आपसे। तो देखिए उसमें राजस्थानी है क्या? राजस्थानी नहीं है भाषा, तो राजस्थानी जहाँ जहाँ काट दीजिए। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन और ये चला गया। ठीक है, कोंकणी है, मैथिली है। ठीक है, इंग्लिश नहीं है दोस्तों, शेड्यूल लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं है। क्या क्या है? नेपाली है, मैथिली है, संस्कृत है और पंजाबी है। ठीक है, ये सब है। इसके अलावा तेलुगु, तमिल, जो भी फेमस भाषा है वो है। इसमें ये याद रखिएगा भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? राजस्थानी नहीं है। ठीक है, इसमें संस्कृत है, इसमें उड़िया है, ये सब भाषाएँ हैं। ठीक है, मराठी है, गुजराती है, ये सब भाषाएँ। समझ में आएगा? चलिए दोस्तों, इसमें जो जो भाषाएँ एक बार सुन लीजिए आप। असमी भाषा है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है या डोंगरी भी बोलते हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी है, उर्दू नहीं है, कश्मीरी है, कोंकणी। ठीक है, उसके बाद आपका है मैथिली या मलयालम, फिर उसके बाद है मणिपुरी, फिर मराठी, नेपाली, यहाँ तक देखिए नेपाली भाषा भी है। ठीक है, और उड़िया। ये सारे भाषाएँ हैं दोस्तों, टोटल 22। ठीक है, चलिए पंजाबी है, संस्कृत है ना, संथाली है, सिंधी है, तमिल, तेलुगु और दोस्तों ये वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए उर्दू भाषा भी है। ठीक है,
क्या याद रखिएगा, मिस्टेक हो गया। उर्दू भाषा भी आपका शेड्यूल लैंग्वेज में है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कश्मीरी भी है और उर्दू भी है, ठीक। चलिए दोस्तों, तभी तो देखेंगे कि बिहार का दूसरा भाषा उर्दू है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 40 है, पूरा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, ठीक है। तंत्रिका मतलब न्यूरॉन, हो रहा है ना न्यूरॉन, हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों का जो नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र, उसका जो सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, न्यूरॉन, है ना। तो उसके बारे में बोल रहा है कि विचार कीजिए। बोला इट इज एन कंप्यूटेशनल मॉडल दैट मिमिक्स द वे नर्व सेल्स वर्क इन द ह्यूमन ब्रेन। बोला ये मिमिक करता है कि कंप्यूटेशनल मॉडल है जो मिमिक करता है कि मतलब कॉपी करता है किस तरह से ब्रेन जो है वो काम करता है। तो सही बात है, नाम ही क्या है, न्यूरल। न्यूरल मतलब क्या होता है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन कहाँ, नर्वस सिस्टम कहाँ होता है, ब्रेन को भी नर्वस सिस्टम बोलते हैं, है ना। और आर्टिफिशियल है मतलब कंप्यूटर से करता होगा, ठीक। तो मतलब पहला हमारा लॉजिक के अनुसार सही है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब उसी का अगला स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों 40, कभी देखते हैं। बोल रहा है पैटर्न सिमिलर टू सुपर, तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है इट इज़ अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम दैट प्रोसेस नंबर्स और ऑर्गेनाइज डेटा इन ए स्टैंडर्ड पैटर्न सिमिलर टू सुपर कंप्यूटर। बोला सुपर कंप्यूटर जिस तरह से डाटा को प्रोसेस करता है और व्यवस्थित करता है उसके आधार पे ही है। और ये मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग नहीं दोस्तों, मशीन जो है सीखता ज़रूर है, लेकिन ये प्रैक्टिस से सीखता है कि किस तरह से जो है काम कर रहा है ब्रेन, वो देख के। ये नहीं कि डेटा वेटा उसको फीड कर दो, डाटा डाल दो और उसके अनुसार वो काम नहीं करेगा, वो एक्सपीरियंस से सीखता है। तो हमारा दूसरा गलत है, ठीक। तो जैसे ही दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ये मेरा चला गया। मतलब पहला तो सही हमने देख ही लिया, अब हमको तीसरा चौथा में से एक चेक करना है। बोला द टाइम टेकन टू ट्रेन द नेटवर्क्स टू परफॉर्म कम्प्लेक्स टास्क इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ ANN टेक्नोलॉजी। तो जो बोल रहा है जटिल कार्यों को करने के लिए नेटवर्क को प्रशिक्षित करने में लगने वाला समय ANN मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क प्रौद्योगिकी की प्रमुख सीमा है। तो सही बात है, अगर कोई मशीन है सीख रहा है भैया ब्रेन का, तो ब्रेन तो एक जैसा नहीं सोचता है, बहुत डिफरेंट बात हम लोग करते हैं, सोचते भी हैं, तुरंत तो नहीं सीखेगा, टाइम लगेगा। तो वही तो टाइम लग रहा है, वही उसका लिमिटेशन है, सीमा है। तो ये हमारा सही है, मतलब 1 और 3 हमारा सही है दोस्तों, ए होगा। इसका मतलब चौथा गलत हो गया, है ना। तो चौथा क्या बोला, दीज नेटवर्क्स हैव देयर ओन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लाइक ह्यूमन ब्रेन। बोला मानव मस्तिष्क की तरह ये फैसला ले सकता है दोस्तों। मानव मस्तिष्क दोस्तों अपने में यूनिक है, उसके जैसा कोई फैसला नहीं ले पाएगा, है ना। मशीन कभी भी मानव के मस्तिष्क को जो कॉपी नहीं कर सकता, होगा लेकिन अभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा चीज़ ये सीख जाएगा हल्का फुल्का, लेकिन ब्रेन किस तरह से सीख रहा है, सोच रहा है, वो निर्णय वो नहीं ले पाएगा, है ना। तभी तो उसको मशीन बोलते हैं, नहीं तो उसको क्या ब्रेन नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा गलत होगा, ठीक है। कौन सा सही है दोस्तों, केवल ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बोला इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 व्हाट इज़ द रोल और पावर ऑफ ग्राम सभा। बोला पेशा के अंदर जो हमारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम जो 1996 है, उसके अंदर ग्राम सभा को क्या क्या सक्रिय भूमिका है। बोला ग्राम सभा हैज़ द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरिया। तो ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति है दोस्तों, ठीक। अगला है ग्राम सभा है द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वो जो लघु वनो उपज पर ग्राम सभा का स्वामित्व होता है। फिर रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस फॉर और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल्ड एरिया। बोला शेड्यूल्ड एरिया में जो भी, शेड्यूल्ड एरिया मतलब क्या, 5th शेड्यूल 5वें अनुसूची में जो भी खनिज वनिज मिल रहा है, कोई भी खनिज, उसके लिए ग्राम सभा का सिफारिश आवश्यक है दोस्तों, ठीक। तो पहला बात देखिए, ग्राम सभा को पावर तो दी है क्योंकि नाम ही इसका है पंचायत, मतलब ग्राम सभा को पावर है कि उसके पास कि कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ एलिने ज़मीन जो है हस्तांतरण और उसको रोकने का, तभी तो हम लोग आदिवासी को बचा पाएंगे, संरक्षण कर पाएंगे। फिर लघु जो उपज है उस पर जो ग्राम सभा का अधिकार है, एकदम सही। लेकिन जो भी मिनरल होते हैं ना दोस्तों, उस पर नहीं होता है उसका हक, ठीक है। उसका हक उसको पे नहीं होता है। हक किसके पे होता है, सिर्फ माइनर मिनरल पे होता है। जो लघु मिनरल होता है ना, उसी पे होता है। जैसे सीमेंट वीमेंट अगर वहाँ पे कुछ है, मतलब पत्थर वत्थर है, गिट्टी है, रेडी है, उसी पे जो है इसका हक होगा, जो है इसको परमिशन देने का जरूरत पड़ेगा सिर्फ माइनर मिनरल पे, सभी मिनरल पे नहीं। मान लीजिए वहाँ पे यूरेनियम निकला, वहाँ पे कोयला निकला, तो उस पर ग्राम सभा का कोई पावर नहीं है। लेकिन हाँ कोई छोटा मिनरल मिल रहा है, मतलब माइनर मिनरल, जैसे रेडी है, पत्थर है, बजड़ी है, तो उस पर उसको मिलेगा, ठीक है। उस पर लेना पड़ेगा परमिशन ग्राम सभा से। तो ये हमारा गलत है, ठीक है। वैसे भी देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, अगर आपको पता है तो सही मारिए, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं, ठीक। कौन सा सही है दोस्तों,
केवल एक और दो। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं आप। बोल रहा है भारत में विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द मैनिफेस्टो ऑफ फिनोमिना ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। बोल रहा भारत में जो क्षेत्रवाद की घटना की अभिव्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब क्षेत्रवाद क्यों बढ़ा है उसके वो बोल रहा है या कैसे क्या हो रहा है उस देखिए। बोल रहा है इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट। बोल रहा है क्षेत्रवाद के कारण, मैनिफेस्टो से मतलब क्या कि क्षेत्रवाद की घटना के कारण क्या क्या हो रहा है, क्या इसे क्षेत्र जो है अंतर जातीय सीमा विवाद हो रहा है? सही बात है, होगा ही, क्योंकि एक अंतर जातीय सीमा विवाद कब होता है? जब लोग एरिया जो पीपल जो है लोग जो है अपने क्षेत्र का बहुत वैल्यू देने लगते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा विवाद क्यों है? क्योंकि ये बोलते हैं हम पंजाबी हैं, हम सिख हैं, इसलिए बंटवारा हो गया है ना। इससे पानी का भी बंटवारा हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए बेलगांव जो एरिया है उसको हम महाराष्ट्र भी क्लेम करता है, कर्नाटक भी क्लेम करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा सही है। क्यों हुआ है? क्योंकि क्षेत्रवाद बढ़ रहा है। फिर फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन विच एडवोकेट्स ए मिलिटेंट अप्रोच फॉर सेपरेशन फ्रॉम इंडिया। ऐसे संगठन भी गठन हो रहा है क्षेत्रवाद के कारण जो भारत से अलग होने का कर रहा है। जैसे आपको पता है NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो खापलांग वापलांग है वो बात करता है इंडिया से अलग होने का। खालिस्तान बलिस्तान भी, वो भी क्षेत्रवाद का थोड़ा एग्जाम्पल है, वो भी बात करता है अलग होने का, ठीक। तो ये हमारा सही। अगला है कुछ क्षेत्रों के द्वारा अलग राज्य की मांग। अलग राज्य का भी मांग होता है, जैसे यूपी को बोल देते हैं कि हरित प्रदेश बना दो। फिर बिहार का भी डिमांड होता है, बिहार तो पहले था अब नहीं होता है, हरित प्रदेश बना दो। असम का डिमांड होता है कि बोडोलैंड बना दो, है ना, या फिर गोरखालैंड बना दो वेस्ट बंगाल को काट के। तो ये भी डिमांड हो रहा है दोस्तों। मतलब 1 2 3 तो सही है। तो एक ही ऑप्शन बचा है 1 2 3, मतलब ये वाला जिसमें 1 2 3 है, मतलब चौथा भी ऑटोमेटिकली सही है। क्या है कि डिमांड ऑफ यूनियन टेरिटरी फॉर फुल फ्लेज स्टेट। तो क्षेत्रवाद के ही कारण है कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश भी बोल रहा है कि हमको पूर्ण राज्य का दर्जा दो, जैसे आपका दिल्ली है ना। तो ये भी हमारा सही है। कौन सा सही है दोस्तों? 1 2 3 एंड 4। तो करेक्ट कौन सा है? डी। 42 का होगा डी दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 45 देखते हैं अब। 43 देखते हैं, सॉरी। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है। बोला फॉर विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स देर आर प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज अंडर द 6th शेड्यूल। बोला 6th शेड्यूल में कौन कौन से राज्य आते हैं? मैंने बताया था ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम? ये आपका ऑप्शन नंबर बी में, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक। तो ये बताइए जो 5th शेड्यूल है उसमें कितने राज्य आते हैं और कौन कौन से राज्य आते हैं, वो कमेंट सेक्शन में करके बताइए लिख के, ठीक है। और ये भी बताइए कि आर्टिकल 371 के तहत जो हम लोग विशेष प्रावधान किए हैं उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, ठीक है। चलिए ये सब दोनों को कमेंट में करके मुझे लिख के बताइएगा, ठीक। मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ वो आपके काम के लिए पूछता हूँ, ऐसे ही मैं नहीं पूछता हूँ, ठीक है। जो बच्चा भी कमेंट करके बताएगा उसको जरूर फायदा होगा, 2 3 4 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएंगे, ठीक। अगला विथ रेफरेंस टू द स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा है संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर बोला द प्रेसिडेंट गिव्स अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टेट लेजिस्लेचर टू सेट अप डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर सर्टेन एरिया इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। और महाराष्ट्र गुजरात में स्पेशल बोर्ड बनाने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है पावर दिया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट किसको पावर देता है? बोल रहा है कि विधानसभा को, ठीक। अगला है तो प्रेसिडेंट किसको पावर देगा दोस्तों? अपने दोस्त को देगा। प्रेसिडेंट का दोस्त कौन होता है? गवर्नर होता है, ठीक है। तो गवर्नर को अधिक पावर दिया है कि महाराष्ट्र और गुजरात में के विकास के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बना सकता है, ठीक। यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं है, क्या होगा? गवर्नर। यूपीएससी से ही खेलता है। हमने ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन देखा, कहीं कहीं जहाँ पार्लियामेंट लिखना था वहाँ राष्ट्रपति लिख दिया, वहाँ गवर्नर लिख दिया, जहाँ पे गवर्नर लिखना था वहाँ पे राष्ट्रपति लिख दिया। तो ऐसे ही वो एक्सचेंज करता है। जब भी आपको कोई दिख जाए ना कोई संस्था का नाम, प्रेसिडेंट, गवर्नर या पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप सतर्क हो जाओ। कहीं ना कहीं उसमें चांसेस हैं, अगर आपको पता है कि यार सही है सब चीज़ तो आप सही मारिए, नहीं तो आप सतर्क हो जाइए और उसको आप गलत कीजिए, ठीक। अगला है द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा मस्ट कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर। पूरा गोवा में 30 से अधिक सदस्य की नहीं संख्या नहीं होनी चाहिए। सही बात है, सबको पता है गोवा में इलेक्शन होता है तो याद भी आता है यहाँ या 30 जो है इसमें है। फिर गवर्नर हैज़ अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। बोला मणिपुर में के संदर्भ में गवर्नर के पास स्पेशल अधिकार है कि वो जो है कानून बना सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मणिपुर नहीं है, ठीक। पहली बात तो ये, पहला भी देखिए, पहला अगर गलत है तो ये वाला मेरा चला गया। मतलब दूसरा जो सही है हमने चेक भी कर लिया, तीसरा को चेक करना था ही नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि तीसरा जो है ऑलरेडी कट गया क्योंकि हमने पहला काट दिया।
तो फिर तीसरा जो है ऑटोमेटिकली गलत है, इसको काट दीजिए, क्योंकि गवर्नर को अधिकार नहीं है। किसको अधिकार है? गवर्नर को अधिकार है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, किसके लिए? लेकिन मणिपुर के लिए नहीं, किसके लिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के लिए अधिकार है, ना कि मणिपुर के लिए। ठीक, ये हमारा गलत। अगला है मतलब अब चौथा देखिए, तो पार्लियामेंट में प्रोवाइड ए नंबर ऑफ सीट्स फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन द नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, बोला नागालैंड स्टेट असेंबली में स्पेशल प्रावधान बना सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नागालैंड नहीं है, पहली बात। कौन क्या है? सिक्किम। सिक्किम के लिए चाहेगा संसद तो जो है स्पेशल अधिकार दे के सिक्किम के लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए सीट को रिजर्व कर सकता है। ठीक है, और सीट भी बढ़ा सकता है। तो ये हमारा गलत। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। कौन सा सही है दोस्तों? ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था, आप याद कर लो कि गोवा में 30 सीट हैं। दूसरा, विकास बोर्ड अगर बनाना है गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो गवर्नर बनाएगा। तीसरा, राज्यपाल जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष अधिकार जो है कायदा कानून बना सकता है। चौथा, संसद जो है सिक्किम के लिए सीट को रिजर्व कर सकता है। ठीक, चलिए ये सब याद हो जाएगा। कौन सा सही है दोस्तों? सी। ठीक है, क्वेश्चन 45 देखते हैं। बोला यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को हैज प्लेस टू मैप अराउंड 80% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन फ्लोर बाय 2030। बोला 2030 तक जो 80% विश्व का महासागर तल का जो मानचित्रण किया जा रहा है, जैसे कि हमको पता ही है, ये अगर महासागर है दोस्तों, तो महासागर के फ्लोर में, फ्लोर मतलब सरफेस पे क्या क्या है, क्या क्या उसको दिक्कत हो रहा है, क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्या तेल का रिसाव हो रहा है, ठीक है, क्या क्या उसका सुनामी कब आएगा, उसका कल्चर क्या है, ये सब पूरा चीज़ को हम लोग जानने के लिए यूनेस्को जो है 2030 तक बोला कि हम जितने भी विश्व में महासागर हैं सबका समुद्र तल को मानचित्रण कर देंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ मैपिंग ओशियन फ्लोर। बोला ओशियन फ्लोर को जब हम मैप करेंगे तो उससे हमको क्या क्या फ़ायदा होगा दोस्तों। अब ओशियन फ्लोर को मैप करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव चीज़ है, मतलब जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे सही होगा। बोला टू बेटर डील विद द ऑयल स्पिल। बोला तेल रिसाव से बेहतर तरीके से निपटने के लिए, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रहा है। ठीक है, दूसरा, भूकंप या सुनामी जोखिमों को समझना, पॉजिटिव बता रहा है। जलवायु परिवर्तन के सभी भावी प्रभावों का आकलन, पॉजिटिव बता रहा है। अब तटीय संरचना के लिए संभावना, पोटेंशियल फॉर ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी पॉजिटिव बता रहा है। तो मैंने बताया था पॉजिटिव का पॉजिटिव जो है सही होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैपिंग करेंगे, फ़ायदा होगा, तो ये चारों चीज़ फ़ायदा के बारे में बता रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? D 1 2 3 और 4। ठीक है, 45 का आंसर होगा डी दोस्तों। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ठीक, उसके बाद देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। पूरा केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है दोस्तों। एकदम सही है ना। तो उसी के माध्यम से जो है राष्ट्रपति क्या करता है? प्रशासन करता है। समझ में आया? तो ये हमारा सही होगा। अब देखिए दिल्ली का प्रशासन कैसे होता है? राष्ट्रपति करता है गवर्नर की मदद से। अंडमान निकोबार का कैसे होता है? राष्ट्रपति करता है गवर्नर की मदद से। बात समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 सही है। दूसरा, प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 7th शेड्यूल इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट फॉर ऑल द यूनियन टेरिटरी। ये बताइए दोस्तों, कानून बनाने का नॉर्मल कंडीशन कब होता है? कौन बनाता है कानून? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ही कानून बनाएगा ना यूनियन टेरिटरी के लिए, और कौन बनाएगा? जैसे हम लोग ऊपर ने पढ़े थे ना 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो जब भी संविधान में संशोधन हुआ और एक्ट बनाए, कोई भी एक्ट कोई भी कायदा कानून कब बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा, है ना। 7th शेड्यूल में कुछ भी अगर राज्य से बनाना है केंद्र शासित प्रदेश के लिए, अगर संसद भंग हो जा रहा है या संसद मीटिंग नहीं कर रहा है, तब उस केस में प्रेसिडेंट बना सकता है, लेकिन हर केस में प्रेसिडेंट नहीं बना सकता है ना। तो ये हमारा गलत है। कौन सा सही है दोस्तों? तो दूसरा गलत है और पहला मेरा सही है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल गया। आपको तीसरा जानना भी नहीं पड़ा। अब क्या बोल रहा है तीसरा? द अथॉरिटी टू पुट यूनियन टेरिटरी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एडजेसेंट स्टेट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बोल रहा यूनियन टेरिटरी, ठीक है, किस हाई कोर्ट के अंदर आएगा? वो पार्लियामेंट के पास पावर है। सही बात है, पार्लियामेंट को ही तो पावर होता है भैया कि कोई सा सुप्रीम कौन सा हाई कोर्ट किस के अंदर में आएगा। जैसे कि आपको अंडमान निकोबार जो किसके हाई कोर्ट, अंडमान निकोबार जो है वो वहाँ के वो किस हाई कोर्ट के अंदर में आता है? वो आता है आपका, बताइए, कलकत्ता हाई कोर्ट। उसी तरह लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंदर में आएगा? कमेंट सेक्शन में करके बताइए। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट का दायरा फिक्स करके यूनियन टेरिटरी को कवर कर सकता है दोस्तों। ये हमारा सही है। ठीक, ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल गया, क्योंकि फर्स्ट ही अगर आपने पता करते हैं और सेकंड अगर गलत है तो सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, सी। तो इस तरह से आपको एक ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद उसको एलिमिनेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको आसानी से भी आंसर कभी कभी डायरेक्ट मिल जाता है, आपको बाकी का स्टेटमेंट पढ़ना भी नहीं पड़ेगा दोस्तों।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में उतना पढ़ने का टाइम नहीं होता है, हमें फटाफट क्वेश्चन को सही तरीक़े से सॉल्व करना होता है, क्योंकि आपके पास वहाँ 2 घंटे होंगे, 2 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन करना, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मेरे जैसा सोचना पड़ेगा जैसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फीचर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन। बोला गुजराल जो डॉक्ट्रिन हुआ था दोस्तों, गुजराल सिद्धांत है ना, उसके बारे में। तो आपको पता है गुजराल सिद्धांत क्या था, हम लोग पढ़ते भी हैं जो दोस्तों आंसर राइटिंग जब हम लोग करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो हम लोग गुजराल डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, जहाँ पे ये बोलते हैं कि भारत जो है एक बड़ा देश है, तो उसको जब भी संबंध बनाना चाहिए दूसरे देशों से, खासकर अपने पड़ोसियों से, छोटे देशों से, तो ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि हमको बदले में कुछ मिलेगा। बात समझ में आए? तो गुजराल डॉक्ट्रिन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए भारत एक बड़ा देश है, उसके इर्द गिर्द जो है छोटे छोटे देश हैं, तो भारत मान लीजिए इसको कुछ दे दिया, फंड दे दिया या हेल्प कर दिया, तो ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि ये वाला देश भी हमको कुछ देगा। मतलब एक क्या ऐसा भाव होना चाहिए, उदारता का भाव होना चाहिए। कब? जब छोटे देश के साथ कर रहा है तब। ठीक है, और गुजराल डॉक्ट्रिन दोस्तों आया का, तो गुजराल थे कौन? आई के गुजराल हमारे जो दोस्तों थे वो हमारे जो है ये थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे दोस्तों। कब थे? 1996 के आसपास। ठीक, अब पढ़िए, बोला है इससे भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे का विवाद का समाधान हुआ। दोस्तों ये बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल विवाद था, सिंधु जो वो था, सिंधु बोलते हैं ना, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल विवाद समझौता, कब हुआ था दोस्तों? 1960 में हुआ था, जिसको वर्ल्ड बैंक जो है वो किया था, मध्यस्थता किया था, है ना। तो ये, और ये कब आए थे? गुजराल 1996 में। ठीक है, और ये एक बात बताइए, कहीं भी आपने जब सिंधु जल विवाद आपने पढ़ा होगा, कहीं भी आपका आई के गुजराल का नाम आया दोस्तों? नहीं आया ना। तो आप अपने पे कॉन्फिडेंस रहिए ना, कॉन्फिडेंट रखिए भैया कि मैंने जब पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से आ जाएगा। सिंधु जल विवाद ना जाने आपने कितने बार पढ़ा होगा, है ना। तो आई के गुजराल का कहीं भी आपको नाम नहीं आया, वर्ल्ड बैंक का नाम आया, तो वर्ल्ड बैंक अगर आएगा तो ऑप्शन में आप मार देंगे, है कि नहीं। तो पहला हमारा गलत है दोस्तों, जैसे ही पहला गलत हुआ ये और ये कट गया। अब चेक करना है दूसरा। ठीक है, बोला डॉक्ट्रिन एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बोला कि भारत का दक्षिण पूर्व देशों के साथ ही संबंध को ये सिर्फ करता है और किसी के साथ नहीं। जो भी छोटे देश हैं, चाहे वो नेपाल है, भूटान है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कोई म्यांमार, ये सब छोटे छोटे देश हैं, तो उनके साथ जो है हमारा संबंध होना चाहिए कैसा? वन वे, हम उदारता का भाव। खाली साउथ ईस्ट एशिया नहीं, साउथ एशिया नेशन, दक्षिण एशिया, ना कि साउथ एशिया। तो ये हमारा गलत है। दूसरा भी गलत हुआ तो ये भी कट गया, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली निकल गया डी, क्योंकि पहला गया तो 2 ऑप्शन गया और दूसरा गया तो ये ऑप्शन गया, तो डी होगा, मतलब तीसरा भी गलत है। बोला अंडर दिस डॉक्ट्रिन इंडिया फर्मली रिफ्यूज टू साइन द CTBT। इस संधि के बाद जो है, सिद्धांत के बाद भारत ने CTBT पे साइन करने से मना कर दिया। दोस्तों CTBT का और गुजराल डॉक्ट्रिन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या बोलता है? सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि छोटे देश के साथ इंडिया को उदारता का भाव रखना चाहिए, बस। 1996 में आया था, बस इतना ही ध्यान रखोगे। और साउथ एशिया के साथ ये जो है डील करता है। ठीक है, इंडिया ने रिजेक्ट किया और उस समय गुजराल ही, आई के गुजराल ही डॉक्ट्रिन थे कि हम CTBT पे साइन नहीं करेंगे। CTBT का मतलब क्या है? व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो इस संधि के तहत बोला गया था कि कोई भी जो है, कोई भी किसी तरह का टेस्ट नहीं करेगा इंडिया, लेकिन इंडिया बोला कि बाकी देश साइन करें ना तब तो हम करेंगे, हम साइन कर लेंगे, और अमेरिका, ब्रिटेन ये सब करते रहेगा तो गलत बात है ना। तो इंडिया बोला कि देखो हम परीक्षण करेंगे, लेकिन हम उसको शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और शांति के लिए करेंगे, नागरिक यूज के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गलत था। और उसमें कौन थे? आई के गुजराल थे, लेकिन आई के गुजराल जो डॉक्ट्रिन दिए थे उसका इससे कोई संबंध नहीं है दोस्तों। तो कौन सा करेक्ट है? तीनों करेक्ट, तीनों गलत है। ठीक है, तो 47 का होगा डी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बोला द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में हम लोग का कथन है दोस्तों। बोला दिस कमीशन वाज सेटअप बाय रिजोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्ट्री 1978। बोला गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद जो इसको बना था। ठीक, उसके बाद इट हैज़ द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट। बोल रहा है कि इसके लिए जो है दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती है। अब बोला इट इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द प्राइम मिनिस्टर न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। बोल रहा है यह अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए जो प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम है, उसके लिए ये कार्यान्वयन एजेंसी है दोस्तों, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है दोस्तों, वो कैसा संस्था है ये बताइए। तो वो हमारा जो संस्था है वो एक, ठीक है, वो एक आपको पता है वो एक कैसा है? स्टेचुटरी बॉडी या वैधानिक संस्था है ना, एक्ट से बना था। नेशनल कम्युनिटी फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 से बना था। तो रिजोल्यूशन से नहीं बना है। ठीक है, 1978 में थोड़ी बना है, 92 में बना है। तो ये हमारा गलत, तो मतलब पहला गलत ये गया। ठीक, क्योंकि करेक्ट पूछा है। उसके बाद चेक करो, इट हैज़ द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट। सही बात है, ये जांचता है, जांच पड़ताल करता है, देखता है, सजा देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन पूछने पाछने का जो भी सिविल कोर्ट का पावर होता है वो इसके पास होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही, दूसरा सही है।
इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में से चेक करना है। अब देखिए बोला इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, दोस्तों इसको कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसका पावर नहीं, ये देख रेख करना जरूर, लेकिन सरकार का कोई प्रोग्राम है वो सही से लागू हो रहा है नहीं हो रहा वो ठीक कर सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का इसका अधिकार नहीं है दोस्तों। इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स करती है, ठीक है, ये नहीं करता, ठीक है, मतलब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय करती है, ये नहीं करता कोई चीज़ का इम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका देख रेख काम है, इसको बनाता है आपका जो है भेजता है आपको उसके लिए राष्ट्रपति या भारत सरकार भेजती है, देखती है माइनॉरिटी का क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिपोर्ट देता है सरकार को, उस पर काम वाम होता है। और इसका जो भी सलाह होता है वो सलाहकारी ही होता है, एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता है कि बाध्यकारी की जो भी सलाह दिया मानना पड़ेगा, और वो केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है कि मानेगा या नहीं मानेगा, ठीक है। और ये कोई इम्प्लीमेंटेशन कोई एजेंसी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं कि इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, समझ में आया। और इसका हाई कोर्ट का इसका जो है सिविल कोर्ट का पावर है, ठीक। तो सिर्फ मेरा सही है वो 2 ही, क्योंकि बाकी हमारा गलत है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 हो गया हमारा, अब हम 49 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनर लाइन परमिट, बोल रहा है इनर लाइन परमिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज़ एन ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अलाउ इनवर्ड ट्रैवल ऑफ फॉरेनर्स इनटू ए प्रोटेक्टेड एरिया फॉर ए लिमिटेड पीरियड। बोल रहा है ये एक सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र में विदेशियों की आवक यात्रा की अनुमति देने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। नाम क्या है दोस्तों? इनर। इनर मतलब अंदर, मतलब कोई चीज़ अंदर जा रहा होगा, और लाइन मतलब क्या होगा? कुछ लाइन होगा, और परमिट मतलब क्या है? परमिशन। तो अगर देखोगे तो ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया एक परमिशन है, जो कोई भी आदमी अगर घूमना चाहता है प्रोटेक्टेड एरिया में, मतलब ट्राइबल एरिया में, संरक्षित क्षेत्र में, ठीक है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, और पूरे नॉर्थ ईस्ट नहीं, मीना में, MINA, मीना मतलब मिजोरम, नागालैंड एंड असम, मिजोरम, नागालैंड एंड असम। अगर मीना में वो घूमना चाहता है, कोई भी आदमी बाहर से घूमना चाहता है जो यहाँ का नहीं है, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। उसमें कोई विदेशी नहीं है दोस्तों, कौन है? जो इस एरिया का नहीं है वो, बस में समझ में आया, भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन वो मीना का नहीं होना चाहिए, मतलब मिजोरम, नागालैंड और असम का नहीं होना चाहिए। अगर वो इन एरिया में घूमना चाहता है तो उसको भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेनर नहीं, फॉरेनर के लिए अलग अपना कानून है, इनर लाइन परमिट में वो कवर नहीं होते हैं। इनर लाइन परमिट में सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं, जो मिजोरम, नागालैंड, असम का नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ उस एरिया में जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, घूमना चाहता है, तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा दोस्तों, मतलब ये फॉरेनर के लिए नहीं है, ठीक है, ये हमारा गलत है, ठीक। वो और ये किसके लिए मैंने बता दिया, मिजोरम, नागालैंड, असम, तो इसमें मणिपुर नहीं है दोस्तों, उसकी जगह क्या है? मिजोरम है, ठीक। असम है, नागालैंड है, ये हमारा गलत, ठीक है। और जारी कौन करता है? भारत सरकार, ठीक। तो कौन सा करेक्ट है दोस्तों? कौन सा सही है? कौन सा सही विकल्प है बताइए तो? ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज के लेक्चर का लास्ट देखते हैं। अभी टाइम रहा तो और आएगा, लेकिन आपको 2 या 3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। फिर अगला हम लोग इकोनॉमी का 50 क्वेश्चन करेंगे, 500 क्वेश्चन करेंगे, इकोनॉमी के 500 क्वेश्चन आएंगे, और फिर मॉडर्न का आएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ का मेरा टारगेट है लाने का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी, ठीक है। और ये जो है आपका अप्रैल एंड तक आपका कंप्लीट हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है। और अकाउंटिंग, लेबर लॉ का भी हमको लाने का है, वो भी आपका मैं जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में हम लोग को विचार करना है, ठीक है। नाम क्या है? न्यू इंडिया, मतलब नए भारत का लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। पूरा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इम्पार्ट क्रिटिकल लाइफ स्किल दैट आर इसेंशियल फॉर ए सिटीजन। पूरा सिटीजन के लिए लाइफ स्किल जो ज़रूरत है उसके लिए है। फिर बोल रहा था स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू वॉलंटरिज्म वाया ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे स्वैच्छिक रूप से, स्वयं सेवा के हेल्प से, ठीक है। और उसके बाद हमारा है द स्कीम विल कवर नॉन लिटरेट ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर एंड एबव इन इंडिया। पूरा 15 साल से जो भी ऊपर के हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। देखो दोस्तों, यहाँ क्या है? लिटरेसी, तो हम लोग क्या दे रहे हैं? लिटरेसी शिक्षा दे रहे हैं। तो किसको शिक्षा देंगे? जो इलिटरेट होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसी को ना। तो ये सही है एकदम, कि मतलब उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। और वॉलंटरिज्म मतलब स्वयं सेवा, जिसको चाहता है, अगर कोई चाहता है कि नॉन लिटरेट लोग, गैर जो अच्छा लोगों को पढ़ाना, तो आराम से ऑनलाइन मोड के थ्रू पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसमें लाइफ स्किल भी सिखाएंगे, जीने रहने का तरीका भी हम लोग उसको सिखाएंगे दोस्तों, ताकि आसानी से वो अपना जीवन यापन भी करे, और हेल्थ का भी ध्यान रखे, और जो है जॉब वो भी उसको आसानी से मिल पाए। तो तीनों हमारा सही है, याद रखिएगा। 15 साल से ऊपर पढ़ा भी रहे हैं, और इसके अलावा कुछ बढ़िया चीज़ भी सिखा रहे हैं, और वॉलंटरिज्म पे भी कर रहा है, मतलब स्वयं सेवा की मदद से ऑनलाइन मोड के थ्रू हम इसको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इस लेक्चर में 25 क्वेश्चन किया, हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी हम लोग को 450 क्वेश्चन और करना है, जिसको हम लोग 2-3 दिन में निपटा देंगे, ठीक है। तो देखते रहें दोस्तों, कैसा चैनल लग रहा है चैनल, ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है। ये मैं सिर्फ आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप आसानी से पढ़ें और आपका जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आप सफलता प्राप्त करें और ईपीएफओ में भी सफलता प्राप्त करें। यही भगवान से मंगल कामना है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। इसका पीडीएफ 500 क्वेश्चन जब एमसीक्यू का हो जाएगा तब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों। हैव ए नाइस डे।